फ्रेंड्स, तो आज हम साइकोलॉजी का एक और टॉपिक वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो है पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं वाइगोस्की थ्योरी, जिसका नाम है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। आपसे जो है पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है। तो वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट है, वाइगोस्की जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोस्की जो थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक रचनावाद थे। एंड ही एम्फेसाइज द रोल ऑफ सोसाइटी एंड द कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो सोसाइटी और कल्चर मतलब समाज और सांस्कृतिक में रहकर ही जो है बच्चे का विकास होता है। बच्चा जो है वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके ही चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है, वाइगोस्की ने 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की है। पहला है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क। दूसरा है कल्चर, संस्कृति। और तीसरा है भाषा। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे का अगर जो भाषाई विकास है वो समाज और संस्कृति में रहकर ही होता है। बच्चे का जो भाषाई विकास है वो समाज और संस्कृति में रहकर ही होता है। और वाइगोस्की ने जो है भाषा को एक ग्रेटेस्ट टूल बताया है। वाइगोस्की ने भाषा को एक ग्रेटेस्ट टूल बताया है। वाइगोस्की कहते हैं कि हम समाज में इंटरेक्ट कैसे करते हैं या कम्युनिकेट कैसे करते हैं, भाषा के ज़रिए ही हम किसी से बात कर पाते हैं या सोशल इंटरेक्शन कर पाते हैं। तो किसकी वजह से कर पाते हैं? लैंग्वेज की वजह से हम सोसाइटी में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। तो ये थे 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। और नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहला है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है स्कैफोल्डिंग। और तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, अधिक ज्ञान अन्य। तो ये 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में बात की है वाइगोस्की ने। अब ये होता क्या? अब मान लो एक डायग्राम बना लेती हूँ पहले। अब मान लो आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपने जो है वो खुद तैयारी की। जब आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं? मान लो 80 नंबर आ रहे हैं। आपने जब खुद तैयारी की तब आपके नंबर आ रहे हैं 80। तो लेकिन जब आपने अब आपको चाहिए कितने? 90 मार्क्स चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? किसी अपने से जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं उनसे आप हेल्प लोगे, या वो आपको उनसे हेल्प नहीं लोगे, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आप यहाँ से पढ़ रहे हो, इस चैनल से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है ये कोई भी हो सकता है। आपके टीचर भी हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हो, या आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। तो मोर नॉलेजेबल वो हुए। और स्कैफोल्डिंग होती है एक हेल्प। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प। ये हेल्प जो है आपको तब तक प्रोवाइड करवाई जाती है जब तक आप किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हो। जब आप किसी चीज़ को सीख जाओगे, जब आप इसको सीख पाओगे, तो आपसे ये जो है हेल्प जो है वो हटा ली जाती है। तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि होता क्या है ZPD। तो ZPD क्या एक डिफरेंस बिटवीन बट लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन एंड वट ही कैन डू विद हेल्प। आप खुद कितना कर पा रहे हो, और जब आपको कोई हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है तो आप उस काम को कर पा रहे हो। उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे ही हम ZPD कहते हैं। The area of proximal development in which guidance should be given that a child can reach the maximum potential। ZPD जो है वो एक एरिया होता है कि आप, एक दायरा होता है कि आप जो है यहाँ तक सीख पाते हो।
यहाँ तक आप चीज़ों को सीख पाओगे। अब ये जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा कि आप खुद कितना सीख रहे हो, आप खुद इतना सीख पा रहे हो, लेकिन इससे बाहर आप क्या सीख नहीं पाओगे। इससे जो दूसरा जो पॉइंट शुरू हो रहा है, इससे बाहर आप सीख नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब जब आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी तो आप यहाँ तक सीख पाओगे, यहाँ तक आपको सीख पाओगे। तो ZPD क्या हुआ कि जितना आपने सीखा और जितना आप किसी की मदद से सीख पा रहे हो, तो ये जो बीच का जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। इस बीच वाले डिफरेंस को क्या कहते हैं, हम ZPD कहते हैं कि जितना आप खुद सीख पा रहे हो और जितना किसी की हेल्प से आप सीख पा रहे हो, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम ZPD कहते हैं। और स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो आपको कुछ टाइम के लिए दी जाती है, उसके बाद जो है हटा ली जाती है। मान लो एक बच्चा जो है साइकिल चलाने सीख रहा है, तो साइकिल जब वो चलाने सीखेगा तो सिखाएगा कौन, उसके बड़े उसको सिखाएंगे। तो जो उसको टीचर सिखा रहा है, मान लो उसके बड़े भाई सिखा रहे हैं, तो वो मोर नॉलेजेबल हुए, आपसे बड़े हैं जो आपको ज़्यादा जानते हैं, तो वो आ जाएंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर में। और जो उसको सिखा रहे हैं, मदद जो उसको मदद हेल्प जो दे रहे हैं, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कि थोड़ा थोड़ा हम उसको साइकिल पकड़ के सिखा रहे हैं, तो वो हेल्प जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, हम स्कैफोल्डिंग करवाएंगे। स्कैफोल्डिंग होगी, वो हेल्प होगी जो हम उसको मदद दे रहे हैं, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो जब बच्चा वो सीख जाएगा तो स्कैफोल्डिंग हटा ली जाएगी, मदद आपको नहीं दी जाएगी, फिर बच्चा वो खुद उस काम को कर लेगा। तो ये पढ़ लेगा ZPD क्या, सॉरी स्कैफोल्डिंग क्या होता है। इट इज़ ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्प प्रोवाइड टू द ZPD। यह ZPD प्रदान की जाने वाली सहायता के एक अस्थायी संरचना है। और M क्या होता है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर इज़ एनी वन हु नोज मोर देन लर्नर। जो आपसे ज़्यादा जानता हो उस चीज़ के बारे में, अधिक ज्ञान दूसरा वो है जो सीखने वाले से अधिक जानता है, वो क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर हुआ, जो आपसे ज़्यादा जानता है। नेक्स्ट है सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू द थ्योरी। अब वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा जो है, फर्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, जिसे हम सहयोगात्मक परियोजना भी कहते हैं। दूसरा है असिस्टिव लर्निंग, थर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग, और फोर्थ है पीयर ट्यूटोरिंग, और फिफ्थ है रेसिप्रोकल टीचिंग। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है बच्चा जो है ग्रुप में रहकर सीखता है। कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव का मतलब यही होता है कि बच्चा जो है ग्रुप में रहकर सीखता है। और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है, अगर असिस्टिव लर्निंग मीन्स आपसे जो ज़्यादा जानने वाले लोग हैं उनसे भी आप उनमें रहकर भी आप सीखते हैं। पीयर ट्यूटोरिंग मतलब जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप सीखते हो, मतलब ग्रुप स्टडी, आप ग्रुप में रहकर सीखते हो चीज़ों को। फिफ्थ है हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ही बच्चे जो है टीचर से ही सीखते हैं, टीचर भी जो है वो बच्चों से सीखता है, तो वो होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट है वाइगोस्की एम्फेसाइज ऑन असिस्टेड लर्निंग, दैट मीन्स चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे गॉट असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे को अगर कोई हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो अच्छा या बेहतर सीखता है चीज़ों को। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे को जो यही ऊपर कहा है इन सभी पांचों पॉइंट्स में कि बच्चा जो है, अगर आपको कोई हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है तो आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीखते हैं। अगर कोऑपरेटिव मतलब आप ग्रुप में स्टडी करोगे तो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, किसी का और होगा, तो आप ग्रुप में रहकर ज़्यादा सीखते हो। कोई आपसे बड़ा है और आप उनसे सीख रहे हो तो आप उनसे कुछ ना कुछ अलग तो सीखोगे ही ना, तो बेहतर सीख पाते हैं आप। दो मतलब पेयर ट्यूटोरिंग का मतलब क्या होगा कि आपका जो सहपाठी है, तो अगर दो पर्सन भी डिस्कस कर रहे हैं तो एक का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तो आप उस चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाते हो, किसी भी चीज़ को आप बेहतर तरीके से सीख पाते हो। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है बच्चा जो है, अगर उसे कोई हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए तो वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर उस चीज़ को सीख पाएगा। तो ये पेपर में पूछा भी जाता है कि
वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन सी लर्निंग ठीक है, तो ग्रुप उसका उसमें आ जाएगा कि वाइगोस्की जो है ग्रुप स्टडी के बारे में डिस्कस कर पे जोर देते हैं कि बच्चा जो है ग्रुप में ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। नेक्स्ट है 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब वाइगोस्की ने 3 टर्म्स दिए लैंग्वेज की। पहली है सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच और तीसरी है साइलेंट इनर स्पीच। अब सोशल स्पीच जो है 0 से 2 साल तक होती है। अब 0 से 2 साल तक मतलब बच्चा जो है वो 2 साल तक मतलब धीरे धीरे वो जो भी उसको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मांग लेते हैं कि मुझे ये चाहिए दे दो, मतलब अपने समाज से किसी से भी वो मांग लेगा। तो वो होगी सोशल स्पीच कि बच्चा जो है समाज में बोलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे सभी से थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच, जिसे हम निजी भाषण भी कहते हैं। ये 3 साल की उम्र से शुरू होता है और इसमें जो है बच्चा जो है खुद को सेल्फ रेगुलेट करता है, मतलब खुद को ही गाइड करता है। जैसे मान लो अगर कोई वो गेम ही खेल रहा है, जैसे पज़ल बना रहा है कोई, तो वो क्या कहेगा, खुद से ही बोलेगा कि अच्छा यहाँ मैंने ये पज़ल लगा दी, नहीं नहीं ये नहीं आएगी, कोई और इसमें आएगी। तो वो खुद को ही गाइड कर रहा होता है। तो वो होगी प्राइवेट स्पीच कि खुद को गाइडेंस दे रहा है, अकेले ही बोलेगा, खुद को गाइड कर रहा होता है। थर्ड है हमारी साइलेंट इनर स्पीच, और ये प्राइवेट स्पीच से जो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। थर्ड है हमारी साइलेंट इनर स्पीच, और ये 7 साल के बाद बच्चों में आ जाती है। बच्चा जो है, जैसे हम लोग भी साइलेंट स्पीच, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको माइंड में ही सॉल्व कर देते हैं कि अच्छा मुझे अब ऐसे ऐसे करना है। हम बोलते नहीं हैं किसी से, या खुद को गाइड सेल्फ रेगुलेट नहीं कर देते, हम अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अच्छा अब हमें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो ये 7 साल के बाद बच्चों में आ जाती है साइलेंट इनर स्पीच, जब हम बोल के नहीं कोई डिस्कस करते हैं, अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये 3 लैंग्वेज की फॉर्म है, ये उसने कही है, वाइगोस्की ने कही है। तो सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, इससे जो पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वाइगोस्की से लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट। तो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है कैसे होगा, बच्चा जो है पहले सीखेगा, उसके बाद उसका विकास होगा। लेकिन जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगी फिर लर्निंग होगी। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, और पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइगोस्की ने क्या कहा था, पियाजे ने क्या कहा था। तो आपको याद कैसे करना है कि जो वाइगोस्की हैं वो पहले लर्निंग और लैंग्वेज की बात करते हैं कि बच्चे में पहले जो है वो लर्निंग आएगी, फिर उसकी डेवलपमेंट होगी, और बच्चे में पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आएंगे। तो वो पहले, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये शुरू से LL से शुरू होता है, लर्निंग से डेवलपमेंट, लैंग्वेज से थॉट। तो ऐसी छोटी सी ट्रिक है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले बच्चा सीखेगा, उसके बाद उसका विकास होगा, पहले भाषा आएगी, उसके बाद बच्चा सोचेगा। इससे जो पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है और कंफ्यूज भी करता है कि पियाजे कहते थे कि पहले डेवलपमेंट आएगी फिर लर्निंग आएगी, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि पहले लर्निंग आएगी और फिर डेवलपमेंट आएगी। तो ये पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थी आपकी वाइगोस्की की थ्योरी। अब इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ ले वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। ले वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाले एक शिक्षक अपने छात्रों को आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे। तो ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि वाइगोस्की किस विधि को पसंद करते हैं, कोलैबोरेटिव को, प्रोजेक्ट्स को, स्टैंडर्ड्स टेस्ट को, या फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन को, या ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि वाइगोस्की जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स या सहयोगी परियोजना के बारे में बात कहते हैं कि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है बच्चा जो है वो ग्रुप में रहकर बेहतर सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड।
डैश स्मृति की आंशिक या पूर्ण हानि कहलाती है। जब आप चीज़ों को भूलते हो, कंप्लीट या पूरी तरह से भूल जाते हो, या कुछ कुछ चीज़ें आप भूल रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्नोशिया कहेंगे, एटेक्सिया कहेंगे, एमनीशिया कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। तो इसका तो राइट आंसर होगा भूलने की बीमारी, एमनीशिया। जब हम चीज़ों को, इसका तो ऑप्शन देख के आंसर पता चल रहा है कि जब आप किसी चीज़ को भूलते हो या कम्प्लीटली भूल जाओगे या थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एमनीशिया कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ ए मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति एक प्रणाली है? तो इसका ऑप्शन है सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये तीनों जो हैं वो मेमोरी की ही टर्म्स हैं। मेमोरी के जो सिस्टम है ये तीनों इसी में आते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइकोसोशल डेवलपमेंट? मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास में एरिक्सन ने कितने चरणों का वर्णन किया है? तो इससे जो दो क्वेश्चन निकल रहे हैं पेपर में, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि साइकोसोशल थ्योरी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है एरिक्सन ने। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस की बात की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5, 7, 8 या 3। 5, 7, 8 या 3। तो एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं उन्होंने 8 स्टेजेस की बात की है, और इसकी जो 8 स्टेजेस हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय? शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है नन, स्पेंसर, फोरवेल या मोटेंसरी। तो इसका जो राइट आंसर है, किंडरगार्टन जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये दिया था, फोरवेल ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेजेस इन विच ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नॉन एज? वो अवस्था जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, डैश कहलाती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है फॉर्मल ऑपरेशन, फोर्थ है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको पता है कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, हमसे पूछा है कि तार्किक सोचना कब शुरू कर देता है? तो शुरू वो कर देता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में वो शुरू कर देता है सोचना, लेकिन वो प्रॉपर लॉजिकली और हाइपोथेटिकली और डिडक्टिव रीजनिंग कब शुरू करता है, कब आती है? उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो इसमें शुरू कर देते हैं और प्रॉपर जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन में आती है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे जो है लॉजिकली कब सोचना शुरू करता है, शुरू करने की बात आएगी तब कंक्रीट आएगा, लेकिन जब ऐसा ये जो शुरू हुआ है ना, ये नहीं दिया होगा कि वो स्टार्ट कब करता है, तो तब फॉर्मल आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है, और जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसे टॉय स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, डैश अल्पकालिक स्मृति की अवधि। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने देर तक अपने माइंड में रहती है? तो ये रहती है आपकी, फर्स्ट ऑप्शन है 2 सेकेंड, सेकेंड है 20 सेकेंड, थर्ड है 1/2 सेकेंड और फोर्थ है 30 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 सेकेंड। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो आपके माइंड में 30 सेकेंड तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी की जो है फर्स्ट स्टेज कौन सी है? स्मृति का जो पहला स्तर है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा है। पहला है एनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है रिट्राइवल और फोर्थ है नन ऑफ अबव। संकेतीकरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मेमोरी की जो 3 स्टेजेज हैं
तो सबसे पहली है हमारी एनकोडिंग, दूसरी है हमारी स्टोरेज और तीसरी है हमारी रिट्राइवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एनकोडिंग। मेमोरी की जो थ्री स्टेजेस हैं उनमें से पहली है एनकोडिंग, दूसरी है स्टोरेज और तीसरी है रिट्राइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, सेकंड है नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड है इवेल्युएशन, फोर्थ है ऑलराउंड डेवलपमेंट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज डेफिनेशन इज द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये जो मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है, ये किसकी परिभाषा है? तो आपको ये बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्किनर। ये जो डेफिनेशन है वो स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद। अपराध अक्सर डैश के साथ जुड़ा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ अबव। लो पेरेंटल स्पोर्ट्स भी इसमें आ जाएगा, इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन भी आ जाएगा और फैमिली डिसऑर्डर भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। तो आज हमने डिस्कस किया वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में और हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया। और आपके लिए एक होमवर्क है जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।